Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Guys, I am so thankful for your positive response over YouTube classes. और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और फाइनली इसे शेयर कर दें जिससे कि स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। टॉपिक जो चल रहा है वह टॉपिक है टेंस। टेंस में आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा मैंने बताया है आप लोगों को कई बार कि इंग्लिश एक साइंस के जैसा है। जैसे साइंस में कुछ भी रटने और याद करने का नहीं होता, उसी तरीके से इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के पीछे, हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आप जानिए, इंग्लिश आसान हो जाएगा। कितना आप रटिएगा, कितना आप याद कीजिएगा, वो आपके लिए एक हिमालयन टास्क हो जाता है और फिर अल्टीमेटली आप इंग्लिश को छोड़ देते हैं भारी समझ करके कि बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसा पहले हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता क्या है। हिंदी में कॉन्टिन्यूअस को जारी, लगातार या निरंतर, उससे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। इसका डेफिनेशन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का? किसी भी एक्शन का, किसी भी कार्य को, किसी भी एक्शन वर्ड, कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब, कोई भी काम हो, जब कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है ये। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में, किसी निश्चित समय पर, किसी सर्टेन टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर कोई भी एक्शन का होना, कोई भी कार्य का होना, कोई भी क्रिया का होना, कोई भी काम का होना, फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। वन मोर टाइम, भविष्य में, आने वाले टाइम में, कभी भी आप प्रेजेंट में रह करके, वर्तमान में, करेंट में, प्रेजेंट में आप फ्यूचर के बारे में अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर यह वाला काम जारी रहेगा या कोई भी काम जारी रहेगा, उसको बताना हो तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो प्रोसेस होता है उसको यूज करके हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक मैंने वाक्य लिया है, लेकिन वाक्य से पहले हम जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बी का 3 फॉर्म होता है। जैसे टाइम 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसी तरह से बी का जो है यहां पर प्रेजेंट में बी का 3 फॉर्म होता है। इज, एम, आर पहला फॉर्म, और पहला फॉर्म ये प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। बी का सेकेंड फॉर्म वर, इसका इस्तेमाल होता है पास्ट में। सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा पास्ट में ही किया जाता है और यही आपको बताता है पास्ट और यही बताता है प्रेजेंट। फिर फ्यूचर में क्या होगा? तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल, शैल, ये तो फ्यूचर बताता है। विल और शैल, फ्यूचर जो कैसे हमें पता चलेगा कि फ्यूचर का सेंटेंस है? इसी से फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला 2 मॉडल वर्ब होता है,
विल और शैल, इसी से पता चलता है कि फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है या बोला जा रहा है, विल और शैल। और यहां पर बी क्यों है? क्योंकि बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। तो ये बी ने कहा इसको इज एमआर को कि आप प्रेजेंट के लिए आपका इस्तेमाल प्रेजेंट में, वॉज वर्ग के लिए इसने कहा कि आप पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए खुद कहा कि फ्यूचर में हम जाकर के बैठ जाएंगे। विल शैल तो ये फ्यूचर इंडिकेट करता है। फिर बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो बी खुद यहां पर फ्यूचर में आकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका बी का फॉर्म। आगे देखते हैं, एक वाक्य मैंने लिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का समझने के लिए। मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। कल 5 बजे। डेफिनेशन मैंने अभी बताया आप लोगों को कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर किसी भी एक्शन का कंटिन्यू होना, जारी होना, हैपनिंग होना, यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। कल फ्यूचर में एक निश्चित समय पर कोई काम का जारी होना। तो देखिए कल 5 बजे, कल 5 बजे, कोई 5 बजे क्या है? कल का आने वाला, कल का 5 बजे एक निश्चित पॉइंट है समय का। 5 बजे आने वाला कल का 5 बजे एक निश्चित पॉइंट है और उसी पॉइंट पर कोई एक्शन जारी रहेगा। कौन सा एक्शन? खेलने का क्रिकेट खेलने का एक्शन कल आने वाला 5 बजे कोई एक्शन जारी होगा। जैसे यहां पर अभी हम लोग हैं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट टाइम है जो गया, ये प्रेजेंट है कंटिन्यू, सॉरी प्रेजेंट है, ये करंट अभी वर्तमान। और यहां पर बातचीत होता है, यहां पर स्पीकर बोलता है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दो लोग गपशप करते हैं। एक बोलता है कल मेरे यहां आ जाना क्योंकि मेरा बर्थडे है, मैं आपको इनवाइट करता हूं। एक फ्रेंड बोला अपने फ्रेंड को क्या बोलता है? कल मेरा बर्थडे है, 5 बजे आ जाना। तो उसका फ्रेंड कहता है यार कल मेरा जो है 5 बजे, कल मैं 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। कल मैं 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। फ्यूचर में कल फ्यूचर में कोई भी एक्शन जारी रहेगा 5 बजे। ठीक है ना? तो मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। ये 5 बजे है, ठीक है, ये 5 बजे बुला रहा है, उसे इनवाइट किया जा रहा है कि 5 बजे आना। तो सामने वाला कहता इतना बजे मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट खेलने का काम पहले से जारी रहेगा और 5 बजे की ये क्या करेगा? खेलता रहेगा। और 5 बजे ही उसे इनवाइट किया जा रहा है बर्थडे के लिए। 5 बजे ही इनवाइट किया जा रहा है बर्थडे के लिए कि 5 बजे आना। इसका मतलब 5 बजे के पहले और 5 बजे के बाद भी क्रिकेट खेलने का काम है ना जारी रहेगा। और 5 बजे जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस 5 बजे के बारे में ही बता रहा है कि जिस समय आप हमें बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर तो मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी भी एक्शन का, किसी भी कार्य का, कोई भी काम का हैपनिंग होना, कंटिन्यू होना, जारी होना, लगातार होना, यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसा मैंने एक वाक्य लिया है, मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा। इसको अब हम लोग जो है ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलने का प्रोसेस यहां पर है। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल,
ये बी जो है विल शैल, ये क्या इंडिकेट करता है? फ्यूचर। विल शैल ये दोनों फ्यूचर का मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। दो ही ऐसा मोडाल हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट यानी फ्यूचर टेंस बताता है, वह है विल और शैल। और ये क्यों बीच में आता है? ये बी इसलिए आता है कि बी जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पर बी है। और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का चौथा फॉर्म है। ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है, जिसको कई लोग इसको वर्ब आईएनजी बोलते हैं, कई लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है ओ मीन्स ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो। एस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स टेंस में सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता करता मीन्स काम करने वाला। तो ये जो है ये काम करेगा कब? फ्यूचर में। और ये क्या चीज बताता है? जारी रहने का। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये फ्यूचर बताता, और ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। चलिए तो हम एक वाक्य को टेंस में, एक वाक्य को उसका पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और इसका निगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव और इसका निगेटिव है। ये इसमें तीन ही सेंटेंस है। ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये वाला इसका निगेटिव है, ये सेकंड इंट्रोगेटिव है, ये वाला इसका निगेटिव है। इस चीज को हम लोग बनाते हैं। अब मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा, या कल मैं उस समय जस्ट अ मोमेंट प्लीज। बहुत तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आपको बोलना हो कि अगले साल आप क्या करोगे, अगले साल आप क्या कीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन करता कि अगले साल आप क्या कीजिएगा, और आपको बोलना मैं ग्रेजुएशन करता रहूंगा, तो आई विल बी डूइंग ग्रेजुएशन। कब? अगले साल। अगले साल भी अपने आप में तो एक पॉइंट है। टाइम को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक ड्यूरेशन में, एक पॉइंट में, ठीक है। तो अगले साल मैं ग्रेजुएशन करता रहूंगा, आई विल बी डूइंग ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर। अगले हफ्ता मंडे को मैं सफर करता रहूंगा, आई विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंडे, आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन मंडे इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। मंडे को मैं सफर करता रहूंगा, आने वाला मंडे को, आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन मंडे। अगर नेक्स्ट वीक तो इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सेंटेंस को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इंग्लिश में हजारों सेंटेंसेस बोला जा सकता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो। आइए इसको हम लोग बनाते हैं तब, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है कुछ। इसको, मेरे वीडियो को आप कम से कम 2 मरतबा अगर आप देखते हैं, और फिर बिना कॉपी, बिना बुक, बिना पेन का आधा घंटा सोचिए बैठ करके, इसी को सोचिए बिना पेन और कॉपी का, सोचिए व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। उसके बाद ये हो जाता है, बहुत आसान है। बस मेरे साथ लाइन में बने रहिए। मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा, इसी को बनाने का फॉर्मेशन है ये। फॉर्मूला कहता सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब करने वाला, कर्ता। इसमें कौन काम कर रहा है? तो मैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में भी, इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हिंदी में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। उसके बाद विल या शैल। हाँ, एक और चीज, विल और शैल ये 2 हेल्पिंग वर्ब है।
मोडाल हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसे। विल और शैल को मोडाल हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल केवल और केवल फ्यूचर में ही इस्तेमाल किया जाता है। विल शैल, वन मोर टाइम, विल शैल, ये दोनों फ्यूचर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, जिसका यूज इस्तेमाल केवल और केवल फ्यूचर टेंस में ही किया जाता है। ठीक, तो अच्छा, विल का इस्तेमाल कब करेंगे और शैल का? पहली बात मैं आपको बता दूंगा, कई वीडियो में मैं बोला भी है कि फ्यूचर टेंस में चाहे जैसा भी सेंटेंस हो फ्यूचर का, फ्यूचर में कभी भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर या प्लूरल के साथ प्लूरल ये नहीं होता है। ठीक है, आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो केवल और केवल आई और वी के साथ कीजिएगा। शैल का इस्तेमाल, शैल का यूज अगर करना है तो आई और वी के साथ ही आप कीजिएगा, और नहीं तो सभी सब्जेक्ट के साथ, यहां तक कि आई और वी के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा हो रहा है, वो एरर नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा, चाहे वो स्पोकन पॉइंट व्यू से हो या रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल तभी होता है जब वो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद जब मेन वर्ब आता है तब, जिसका 4 फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, विल और शैल मेन वर्ब नहीं है, विल और शैल मेन वर्ब नहीं है, मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के साथ कभी जहां पर भी आप मोडाल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कैन, शुड, मस्ट, माइट, ये सारा क्या है? विल शैल, ये आपका मोडाल वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका 4 फॉर्म हो, जिसका 4 फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका 4 फॉर्म होता है, जिस वर्ब का 4 फॉर्म होता है, वहां पर अगर वो आता है सब्जेक्ट के बाद तब सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का केवल और केवल जो चक्कर है वो प्रेजेंट में ही है। पास्ट में केवल एक जगह है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी पास्ट में जहां पर भी वॉज और वर होगा वहां पर ही केवल सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल देखा जाता है। नहीं तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल, ये जो फंडा है केवल प्रेजेंट के लिए ही है। पास्ट में केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जहां पर जो अगर पास्ट में 2 वर्ब है, 2 हेल्पिंग वर्ब है या 2 मेन वर्ब है, ठीक है, वहां पर आप यूज कीजिएगा सिंगुलर और प्लूरल, वहां पर होता है। फ्यूचर में तो ऐसा है ही नहीं। सब फ्यूचर में आपको, फ्यूचर में जो है मोडाल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल, और ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं होने के कारण फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। मेन वर्ब नहीं आता है फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल आता है, और विल शैल मेन वर्ब नहीं है, ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये विल और शैल सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर और प्लूरल तब होता है जब विल का 5वां कुछ फॉर्म होगा तब, तो इसका कोई 5वां फॉर्म नहीं होता है। ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं केवल, बस। तो इसमें एस, ये सारा एस नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। और जब मेन वर्ब होता है जो जिसका 5 फॉर्म या 4 फॉर्म बनता है, वो अगर सब्जेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट में, वहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। पास्ट में केवल जहां पर वॉज और वर हो, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। फ्यूचर में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा इस्तेमाल करेंगे वर्ब को, ऐसा नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई के साथ
क्या यूज करें? आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, विल आएगा कि शैल आएगा? मैं आपको बता देता हूं, आई के साथ सभी, आई के बाद आप विल के आई के बाद आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो कैच, नो एरर टू बी, कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, आई कांट टीच यू रॉन्ग, प्लीज नोट इट डाउन। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years professionally, however I have been teaching since childhood. What subject? I teach English since childhood. So please take my point, and if you want to verify it, you can verify it. चलिए तो बनाते हैं अब हम लोग। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट, ये विल या शैल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट हो आप वहां पर विल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आप विल लाएगा। अगर शैल का इस्तेमाल करना चाहते ही हैं आप, तो आई और वी के साथ ही केवल यूज कीजिएगा। बस आते हैं तो आई विल, ठीक है, आई विल, आई विल। उसके बाद ये तो विल क्या बताया, फ्यूचर। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं, बी का फॉर्म, तो बी यहां पर यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल बी का प्रेजेंट में करते हैं, इसका इस्तेमाल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल किया जाता है, और फ्यूचर में खुद अपने आकर के बैठ जाता है। यहां पर देखिए, फ्यूचर में कहता है मैं खुद आकर चला जाऊंगा। और उसके बाद आई विल बी, उसके बाद एक्शन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या, खेलना। मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा, इसमें एक्शन कौन सा है, कौन सा क्रिया या कार्य है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, प्ले, PLAY, प्ले। ठीक है, प्ले। और फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। आप ING भी बोल सकते हैं, पहला फॉर्म में ING, या फिर फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर आई विल बी प्लेइंग क्या, क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर क्या आएगा, क्रिकेट। इसको नीचे में लिख देते हैं, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कब, टुमारो। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। 5 PM। बहुत आसान है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। कब, कल 5 बजे, टुमारो 5 PM। टुमारो 5 PM, कल मैं क्रिकेट 5 बजे खेलता रहूंगा। आपको इसी चीज को प्रेजेंट में बोलना है, जैसे यहां पर रहूंगा है यहां पर, अभी मैं कल यहां पर से ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर टाइम दे दिया गया कल का, इसलिए इसको हम प्रेजेंट में नहीं बना सकते, जब बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसमें, तो इसको हम केवल फ्यूचर में ही बनाते हैं अभी। ठीक है ना, मैं कल 5 बजे क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, तो कुछ नहीं करना, आप यहां पर विल नॉट कीजिएगा। विल नॉट कहीं यहां पर विल नॉट जो है, विल और बी दोनों के बीच में आता। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विल नॉट बी। ऐसा नहीं है कि बी के बाद आप रखिएगा, मेन वर्ब के बाद नहीं आता है नॉट, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, विल और बी के दोनों के बीच में आता है नॉट। जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी के साथ अटैच्ड करते हैं नॉट को। तो आई वॉन्ट और सारा चीज वही होगा, मैं कल 5 बजे क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा। आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो 5 PM।
ठीक है ना। अब इसी चीज को, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ठीक है। और विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वांट। शैल नॉट को शॉर्ट में बोला जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं शैल नॉट को शैंट, शैंट, वांट, वांट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या से शुरू होता है? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? हिंदी में जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो इंग्लिश में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने? इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल और शैल। विल शैल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसको सबसे पहले ले आएंगे। विल शैल सब्जेक्ट, बी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं यहां पर आप जो देख रहे हैं फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बस ये आपको क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। यहां पर ये जो देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, अगर यहां पर पास्ट का हो वाज वर्ब तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। और विल शैल लगा दिया, विल भी और शैल भी लग जाने पर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वही टेंस बताता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ही वो टेंस बताता है। ये तो कॉन्टिन्यूअस बताता है, आपका कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब है, ये भी कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी कॉन्टिन्यूअस बताता है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये विल शैल जो है ये फ्यूचर इंडिकेट करता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जिसका आंसर यस नो में होता है, या नहीं तो फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में हमें लेना हो, किसी से भी इंग्लिश में यस नो में किसी से भी आंसर जब लेना हो तो इंग्लिश में जब हम उसे पूछते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या? विल शैल। इसी चीज को हमें बनाना, क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? ठीक है ना। क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला ये है, हिंदी में सबसे पहले क्या आता है तो प्रश्नवाचक, तो इंग्लिश में क्या आना चाहिए? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब ला करके कैसे बनाएंगे इसको? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट खेलता रहूंगा? विल आएगा, या यहाँ पर आई है तो आई है तो यहाँ पर हम शैल भी लगा सकते हैं, क्योंकि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ करते हैं। तो यहां पर आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, विल आई, उसके बाद क्या होगा? बी, विल आई बी, फिर उसके बाद मेन एक्शन वर्ड कौन सा? खेलना, विल आई बी प्लेइंग, कब? विल आई बी प्लेइंग क्या चीज? क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा? कब? टुमारो 5 PM, ठीक है। ये आपको प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि
और इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है इस सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव को, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। क्यों इसको क्लोज्ड एंडेड बोला जाता है? क्योंकि इसका जो आंसर हमें मिलता है यस और नो में मिलता है। ठीक है, अब इसका भी नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव ये था तो इसका नेगेटिव ये है, इसका नेगेटिव ये, बस केवल इसमें क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा? क्या मैं कल 5 बजे क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा? तो कुछ नहीं करना है, यहां पर विल में नॉट लगा देंगे, विल नॉट। यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं वॉन्ट, बस सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा। वॉन्ट आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो 5 PM, केवल वॉन्ट लगा दीजिए, नॉट लगेगा। और नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में ही घुसाते हैं, उसको के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या? फ्यूचर का जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, तो विल और शैल के साथ जो है ना यहां पर विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये वॉन्ट, वॉन्ट। ठीक है, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, विल आई नॉट बी, यहां पर भी आप नॉट लगा सकते हैं, विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो 5 PM, एज यू विश, टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर यूजिंग इट। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव में। सेकेंड इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव एक, इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो इस चीज की गारंटी है, कम से कम 2 बार देखिए मेरा वीडियो को, आप घर में बैठे बैठे इंग्लिश सीख जाएगा। देयर इज नो डाउट, आई गिव यू द गारंटी फॉर दिस। ठीक है, मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों खेलता रहूंगा? मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों खेलता रहूंगा? मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों खेलता रहूंगा? क्यों खेलता रहूंगा? क्यों खेलता क्वेश्चन मार्क लगेगा यहां पे। मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसको सेकेंड इंट्रोगेटिव बोलिए, या नहीं तो फिर इसको ओपन है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। इसका आंसर कभी भी यस नो में नहीं होता, इसका आंसर और इसका आंसर यस नो में आता है। इसका आंसर ये जो है इसी का नेगेटिव है, इसका आंसर यस नो में आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। इसको बोला जाता ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका और इसका आंसर कभी भी यस नो में नहीं होता, पूरा डिटेल देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो सेंटेंस में होता है इसका और इसका आंसर, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों खेलता रहूंगा? ये हिंदी में जो देख रहे हैं आप क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है? जैसे हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, ये सारा जिस सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू आ जाता है, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, वो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है, क्वेश्चन सेंटेंस है ना, वो प्रश्न पूछने वाला वाक्य बन जाता है, जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है उस क्वेश्चन का। तो मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों खेलता रहूंगा, हिंदी में तो कहीं पर भी आप क्यों कर सकते हैं, चाहे शुरू में लगा दीजिए, बीच में लगा दीजिए या आखिरी में, लेकिन इंग्लिश में आपको ये जो क्यू डब्ल्यू देख रहे हैं आप, ये बिगिनिंग में ही प्लेसमेंट करते हैं ये क्यू डब्ल्यू। तो इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड। इसमें देखें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द इसमें है क्यों इंग्लिश में आएगा सबसे पहले। तो क्यों का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? वाई। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल है इसमें, क्यों? क्योंकि हम लोग फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे हैं। वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें?
काम करने वाला। कौन काम कर रहा है इसमें? खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या? बी। बी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बी का फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ये जो है आपको ऑक्सिलियरी वर्ब है ये, ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब है ये। उसके बाद फिर क्या है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं? जब कोई भी मेन एक्शन, जब है कोई भी एक्शन, क्रिया, कार्य, काम जब जारी हो, उसको बताने के लिए हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए है ये। तो इसमें खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है ये। या फोर्थ फॉर्म बोलिए, कब क्या खेलता रहेगा? व्हाई विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कब? कल 5 बजे, टुमारो 5 PM, टुमारो 5 PM, टुमारो 5 PM। यहां पर क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा क्योंकि ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है। ये प्रश्न क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ये एक सेंटेंस है। अब इसका भी नेगेटिव बनता है ये, मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहूंगा? मैं कल 5 बजे क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहूंगा? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नहीं है तो नोट लगा देंगे। तो विल यहां पर कीजिए और यहां पर नोट लगा सकते हैं, आई और बी के बीच में नोट लगा दीजिए, या यहां पर आप डायरेक्ट लगा दीजिए वॉन्ट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। Why won't I be playing cricket tomorrow 5 PM? This is all about future continuous tense. I hope you must have got this. So there is logic behind of everything. Try to understand its logic. If you got to know its logic, तो फिर ऐसे हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो तो अगर आप इसको देखेंगे वैसे, अगर आप पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो आपको प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा क्रिएट करने वाला है। वो नियम रूल के हिसाब से कितना आप नियम को याद कीजिएगा, कितना सारा आप रूल याद कीजिएगा, वैसा इंग्लिश में कुछ नहीं है। इंग्लिश में हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को आप जानने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जो मैं बार बार कहता रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए ठीक है, बाय बाय।